नमस्कार, मैं सुनील कुमार हिमाचली। और जिस तरीके से आज वर्तमान में पिक्चर अभी बाकी है कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर जो खींचातान चल रही थी, जो बातचीत चल रही थी, जो रस्साकसी चल रही थी, अब सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। अब अगले 6 महीने के लिए भीतर कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चयन होगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC की बैठक में इस पर फैसला लिया गया है। आज हुई CWC की बैठक करीब 7 घंटे तक चली। सोनिया गांधी ने CWC की बैठक में इस्तीफे की पेशकश की थी और कहा था कि CWC नया अध्यक्ष चुनने के लिए प्रक्रिया शुरू करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बार फिर कांग्रेस की कमान सोनिया गांधी के हाथ में है और अगले 6 महीने तक जो है वो अगला कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, इस पर अब फिर से एक बार चर्चा जारी रहेगी। कुछ नहीं पता, क्योंकि इतिहास में कांग्रेस ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन भविष्य में कांग्रेस की कमान किसके हाथ होगी, इसकी तस्वीर अभी कुछ साफ स्पष्ट नहीं है। ऐसे में यह भी कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद की पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से काफी नेताओं के नाम आए, जिस तरीके से एक लेटर बम का विस्फोट कांग्रेस के अंदर हुआ, अब यही बात है कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष 6 महीने बाद कौन होगा। क्या कोई वरिष्ठ नेता, कोई वरिष्ठ प्रवक्ता या कोई बूथ लेवल का कार्यकर्ता, या जिस तरीके से राहुल गांधी ने बातें कही कि मैं अब कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी नहीं संभालूंगा, क्योंकि जो 2019 में लोकसभा चुनाव के वक्त हार के बाद जिस तरीके से राहुल गांधी ने फैसला लिया, लेकिन पार्टी की वागडोर बार बार जब भी कांग्रेस मुसीबत में होती है, जब भी कांग्रेस का बुरा वक्त आया, उस वक्त सोनिया गांधी के हाथों कमान रही। चाहे ये 1991 की बात हो, जिस तरीके से राजीव गांधी की हत्या हुई, और उसके बाद जो है अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी को लेकर अटकलों के बीच जिस तरीके से एक वक्त आया, तो सोनिया गांधी ने वो पार्टी की जिम्मेवारी संभाली। सालों साल गुजरते गए, पद की जिम्मेवारी को संभालते हुए कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी प्रधानमंत्री भी रही और बीच में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा की। लेकिन जब राहुल गांधी के पहली बार अध्यक्ष बनाए जाने की बात सामने आई, तो कुछ लोगों ने कहा कि वो अभी परिपक्व नहीं हैं और पार्टी को संभाल नहीं पाएंगे। कुछ नेताओं ने इसका विरोध भी किया। विपक्ष की ओर से परिवारवाद के इल्जाम लगाए गए, लेकिन उस वक्त चुनौती ये बन गई कि कांग्रेस के पास और कोई चेहरा उस वक्त नहीं था और राहुल गांधी को उस वक्त जो है कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। लेकिन अब एक बार फिर से चर्चा थी। गांधी परिवार के 3 नाम थे, लेकिन एक लेटर बम आया जिस पर अब अंकुश लगा दिया गया कांग्रेस के प्रवक्ताओं की ओर से, और कहा गया बैठक के बाद कि आंतरिक अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी ही जो हैं वो पार्टी की कमान संभालेंगी। बैठक में काफी बड़े नेता मौजूद रहे। 7 घंटे बैठक की गई, लेकिन नतीजा सोनिया गांधी के नाम पर निकला कि सोनिया गांधी ही पार्टी की कमान संभालेंगी। लेकिन अब ये भी बात है कि वक्त गुजरते वक्त के साथ जिस तरीके से सोनिया गांधी का 1 साल का कार्यकाल राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद पूरा हो गया था, जब 6 महीने पूरे हो जाएंगे तो कौन पार्टी की कमान संभालेगा। और ऐसे में स्थिति ये भी है कि कांग्रेस के कई राज्यों में जिस तरीके से संगठन के ढांचे फिर से बनाए जाने हैं, जैसे पंजाब की बात की जाए या अन्य राज्यों में कुछ एक ऐसे भी स्थिति बनी हुई है कि कार्यकारिणी की प्रदेश स्तर पर गठन दोबारा से होगा, नई टीम बनाई जाएगी। अध्यक्ष पद को भी जिस तरीके से सुनील जाखड़ पंजाब प्रधान के तौर पर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी अभी कांग्रेस की कौन कमान संभालेगा। ऐसे बहुत सी बातें हैं जो कांग्रेस के लिए भविष्य के लिए कड़ी चुनौती भी बन सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस आज वर्तमान में देश में जिस दौर से गुजर रही है
खुद को मजबूत करने के लिए, खुद की दशा और दिशा सुधारने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। और कहीं ना कहीं आज इस बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद अगर अभी कोई और नहीं संभाल सकता, तो जिस तरीके से सोनिया गांधी ने पहले से अध्यक्ष पद को संभाला है, तो वर्तमान में भी उन्हीं को ये जिम्मेदारी जो है वो दी जाए। ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद को संभाल लिया है और इससे पहले कई दिग्गज नेता इस पद पर रहे हैं। कांग्रेस की बड़ी जिम्मेवारी, सबसे पुरानी पार्टी, आज़ाद मुल्क जब से हुआ उस वक्त की सबसे बड़ी पार्टी। काफ़ी नेताओं ने आज 7 घंटे तक विचार विमर्श किया अध्यक्ष पद को लेकर, लेकिन अब नया अध्यक्ष कब कौन निकलकर सामने आएगा ये स्पष्ट नहीं है। बातें ये भी कही जा रही हैं कि शायद 6 महीने के भीतर ही नया अध्यक्ष जो है वो बना दिया जाएगा कांग्रेस की ओर से। लेकिन होगा कौन, इस नाम को लेकर अभी जो है वो पर्दा है, या भविष्य में ही सोनिया गांधी जो है वो पार्टी की कमान संभालेगी, क्योंकि बातें और विचार कई किस्म के साझे किए गए। अब अगला अध्यक्ष होगा कौन, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि सोनिया गांधी उस दौर से पार्टी को बुलंदियों तक लेके आई जब उन्होंने परिवार को भी संभाला और पार्टी को भी संभाला, साथ में देश के विकास और देश की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए भी पूरा सहयोग किया। और उनके उस वक्त में वर्तमान तक जिस तरीके से मनमोहन सिंह लगातार उनके साथ डटे रहे, पार्टी की गतिविधियों पर जिस तरीके से उन्होंने नज़र बनाए रखी, जिस तरीके से पार्टी के अंदर विचार विमर्श होता रहा, कांग्रेस के बड़े नेता इसमें लगातार संपर्क में रहे। और आज इसी बात पर चर्चा अभी भी कहीं ना कहीं जारी है कि 6 महीने बाद कौन जो है वो अध्यक्ष होगा कांग्रेस के। और 6 महीने बाद क्या तस्वीर सामने आएगी अध्यक्ष पद को लेकर, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता लगातार बेबाकी से इस मसले पर अपनी बात रखने वाले प्रीतपाल बलीवाल साहब और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रवीण बंसल साहब, आप दोनों का ही एनबी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। तो बलीवाल साहब, जिस तरीके से लगातार आपसे एनबी न्यूज़ सवाल जवाब करता रहा इस सारे विषय पर कि अध्यक्ष कौन होगा, अब फिर से 6 महीने बाद क्या तस्वीर निकलकर सामने आएगी, या इस तरीके की जो बातचीत जारी रही वही रहेगी? देखिए, मैंने सुबह भी ये बात कही थी, कल भी आपके चैनल पे ये बात कही थी कि ये हमारा अंदरूनी मसला है और सीडब्ल्यूसी ने अभी रेजोल्यूशन लेकर आया है। सुबह से कई तरह की अफवाहें थी जिसको बराम लगा दिया गया है। अब तो इस पे सीधा सीधा कि जैसे कि कोरोना के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी है, देश की इकोनॉमी के खिलाफ मुद्दे उठाए हैं, चाइना के खिलाफ मुद्दे उठाए हैं, संसद से लेकर सड़क तक पहले भी लड़ाई लड़ती है। उसी को देखते हुए आगे जाके भी ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ये सीडब्ल्यूसी में हमारा रेजोल्यूशन पास हुआ है। सेकेंडली, आज बड़ा क्लियर रेजोल्यूशन एक और सीडब्ल्यूसी ने किया है कि कोई भी मैटर हो पार्टी के अंदरले प्लेटफॉर्म पर ही रखा जाए, पहले उसके बाद मीडिया में जाए। जो अगर उससे बाहर जाके बात करेगा, कोई भी सीनियर से सीनियर लीडर क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तीसरा, जो ये कोरोना काल चल रहा है, इसलिए प्रीलिमिनरी सेशन अभी स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो जब तक ये कोरोना चलेगा, जब तक हमारे मैडम सोनिया गांधी जी अध्यक्ष के रूप में काम करती रहेंगी। और यही बेसिकली आज मुद्दे थे और काफी विचार चर्चा हुई है, क्योंकि 5 सीएम बैठे थे, अलग अलग एमपीज थे, राज्य के प्रभारी थे। बड़े दिनों के बाद ये मीटिंग हुई जिसपे डिस्कस आउट हुआ कि कोरोना के साथ कैसे लड़ना है, क्या क्या काम कांग्रेस गवर्नमेंट करी है। इन सभी मुद्दों पे आज डिस्कशन हुई है। बाकी
जो होगा आगे और सबसे बड़ा फैसला ये हुआ जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज काफी देर से पेंडिंग चल रहे थे इंटरिम प्रेसिडेंट के कारण, उसको भी आज सीडब्ल्यूसी ने रेजोल्यूशन डाल के मंजूरी दे दी है, जो हमारे आने वाले दिनों में काफी जो ऑर्गेनाइजेशन ढांचे जैसे पंजाब का भी अभी पेंडिंग चल रहा था, उसे भी मंजूरी मिल जाएगी, और जो यहाँ पे वॉर चल रही थी मीडिया के अंदर उसे भी विराम लगा दिया जाएगा अंदर। जी जी बंसल साहब, जिस तरीके से अब सोनिया गांधी को फिर से जिम्मेवारी मिल गई, काफी उतार चढ़ाव का उन्होंने दौर देखा है और आप भी लगातार सियासत में कई वर्षों से भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, तो जिस तरीके से अब जिम्मेवारी पार्टी की एक बार फिर से सोनिया गांधी के हाथों है, सोनिया गांधी के कंधों पर जिम्मेवारी है, तो क्या लगता है कि अगले 6 महीने में क्या दशा और दिशा सुधार पाएंगे सोनिया गांधी? ऐसा ही मैं पहले तो एएनबी वालों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ये मुद्दा तुरंत ये डिबेट करवाई, कम से कम देश के सामने तुरंत क्या हो रहा है उसको आपने जागरूक करवाया। दूसरी बात, जो ये कांग्रेस का वैसे तो अंदरूनी मामला है इनकी ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश की ये एक बड़ी पार्टी है, तो जो ऐसी पार्टी हो उसकी सभी गतिविधियों का देश की राजनीति, देश की तरक्की पे असर होता है। मेरे से पहले गरेवाल साहब बोल रहे थे कि कांग्रेस ने देश की आजादी के लिए बहुत काम किया और अभी भी कर रही है, तो मैं गरेवाल साहब को कहना चाहूंगा कि जो कांग्रेस जी देश को आजाद करवाने के लिए जिसने संघर्ष किया था जी उसको समाप्त करने के लिए गांधी जी ने भी अपनी सिफारिश की थी। वो कांग्रेसी और थे, जी वो देशभक्त कांग्रेसी थे, जी लेकिन आजादी के बाद इन कांग्रेसी की ऐसी भावना कोई नहीं रही और इनका देश के प्रति लगाव कम था, जी अपने प्रति, अपने परिवारों के प्रति ज्यादा रहा। जी दूसरी बात, अगर आप अपने में जी देखो, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। जी जी 135 करोड़ की आबादी वाला लोकतंत्र देश सबसे बड़ा भारत है। जी और जी कांग्रेस ने तो ये इमरजेंसी लगा के उस लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की थी। जी जिस कांग्रेस ने 1947 के बाद गांधी परिवार के अलावा कभी जवाहरलाल नेहरू जी, कभी इंदिरा गांधी जी, कभी राजीव गांधी जी, कभी सोनिया गांधी जी, कभी गांधी परिवार से बाहर ही नहीं निकला, जिसने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही लोकतंत्र नहीं रखा, डेमोक्रेसी नहीं रखी, वो समाज में, देश में डेमोक्रेसी किस मन से रख पाएंगे? लेकिन बंसल साहब आप कहते हैं कि गांधी परिवार के ही अध्यक्ष रहे, नेहरू की बात कर लें, इंदिरा की बात कर लें, राहुल की बात कर लें, या सोनिया की बात कर लें, या राजीव गांधी की बात कर लें, तो नरसिम्हा राव क्या गांधी परिवार से थे या बाकी और जो प्रधानमंत्री ओहदे से रहे? आप परिवार बाद की बात करते हैं जी। ये आप एक टाइम ऐसा आया जी जिस समय उनकी मजबूरी बन गई जी, तब जाके नरसिम्हा राव जी को बनाया गया। नहीं, आप बात कर रहे हैं 19 अध्यक्ष, अब वर्तमान तक 19 अध्यक्ष जो हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी जिनको मिली है आजादी के बाद से वर्तमान तक, और उन 19 नामों में जो हैं 14 नाम ऐसे हैं जो गैर गांधी परिवार से हैं। मेरी बात सुनिए जी, आप मुझे ये बताइए 70 सालों में जी गांधी परिवार की अध्यक्षता कितने साल रही और बाकी 19 के कितने साल रही? जी देखो, एक आई वाश होता है, एक प्रैक्टिकल आप चीज देखी ना। 70 सालों में बताइए मुझे, बाहर के जो नॉन गांधी परिवार था उनके पास कितने साल रही है प्रधानगी? और 10 साल बेचारे मनमोहन सिंह जी थे, बचा रहे थे, जिनके सामने राहुल जी कागज फाड़ के निकल जाते थे। क्या संविधान की उन्होंने जी, क्या प्रधानमंत्री का उन्होंने किया जी? मतलब ये परिवार अपनी मुट्ठी से ताकत बाहर जाने नहीं दी कभी उन्होंने जी। किसी भी कांग्रेस। बलियावाल साहब, बंसल साहब रोकना चाहूंगा, कहिए बलियावाल साहब क्या कहेंगे जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं भाजपा की ओर से? सुनिए जी, कांग्रेस की राजनीति में मजबूरी है, मजबूरी जी, गांधी परिवार की मजबूरी है कि उनका अपने पेट के अलावा कुछ दिखता नहीं जी। बाकी कांग्रेसियों को लगता है गांधी परिवार के अलावा हम बिखर जाएंगे, तो ये मजबूरी की राजनीति है। क्या कहेंगे बलियावाल साहब की मजबूरी की राजनीति कर रही है कांग्रेस? बात ऐसी है, जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारते। बांसु साहब, मेरी बेनती है जी। ते सैकेंडली बात ऐसी है कि 1885 में
पार्टी हमारी होंद में आई। जी नियर अबाउट 65 साल हमने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी। जी इनकी पार्टी या जो आरएसएस की ये बात करते हैं, उन्होंने कौन सा संघर्ष लड़ा है? मुझे ये आजादी का बता दें। जी बकाया गोरों की दलाली करने के अलावा इनकी पार्टी या आरएसएस वालों ने कुछ किया हो तो बता दें। जनसंघ होता था उससे पहले। जी। और ये आज बात कर रहे हैं नेहरू गांधी परिवार की। बंसल साहब, जिस दिन आरएसएस का राष्ट्रीय जो इनके वो होते हैं, हेड होते हैं, जो मोहन भागवत जी हैं, जिस दिन उस कुर्सी पे दलित को बिठा देंगे ना, उस दिन मान लूंगा कि आप डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, बाबा साहब और भीमराव अंबेडकर की फिलॉसफी पे विश्वास रखते हैं, सेकुलरिज्म पे विश्वास रखते हैं, उस दिन मान लाऊंगा। क्योंकि आरएसएस की एक हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का पार्टी है। सेकंडली ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अडवाणी जी ने लड़ाई लड़ के ये पार्टी को आता हूं बंसल साहब, आपके पास भी आते हैं। और इनकी उसके बात सुन बाद लें। नरेंद्र मोदी ने उस पार्टी को जो प्लेटफॉर्म था, चाहे वो राम मंदिर का इशू और बाकी मुद्दे हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने उसे अगवा कर लिया। आज कहाँ है जोशी जी, मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी? साइडलाइन करके डेली लाते खाते रह गए वो बेचारे, डांगे खाते रह गए वो बेचारे, आज मौजा मार रहे हैं नरेंद्र मोदी। और क्या कर रहे हैं वो सारे देश को पता है। इसीलिए मैं बेनती है, ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला था। आप तीखा तितली इसी कांग्रेस पार्टी को 2019 में 12 करोड़ लोगों ने वोट दिया है। बंसल साहब, आपकी पार्टी की जो मेंबरशिप की आपने बातें करी थी ना, 10 करोड़ मेंबर है हमारे, दूसरे हैं। दिल्ली में जब वोटें पड़ी है, जितने मेंबर बनाए थे उसके 20 लाख मेंबर से कम वोट पड़ी है। ऐसी झूठी पार्टी के लोग हो, आप तीखा टिप्पणी करने से पहले कुछ मर्यादा रखनी होती है, गरिमा रखनी होती है, उस चीज में रहे तो अच्छी बात है। बहुत सी कुर्बानियां कांग्रेस पार्टी के आगुओं ने करी है। बीजेपी के आगू की किसी की कुर्बानी बता रहे? 1947 से पहले कोई आरएसएस का कोई बड़ा लीडर देश की कुर्बानी दी? ये महात्मा गांधी की खून पसीने से सींची हुई पार्टी है। वो ह्यूम ने जारी की, नेहरू जी ने देश की डेवलपमेंट करी। इन्होंने क्या किया? ये 70 सालों की बात कर रहे हैं, हमने क्या किया? आपने आज 1970 सालों के बाद देश को ऐसे हालात पे लाके खड़ा कर दिया कि जीडीपी 1947 से नीचे वाले दौर पे चली गई। क्या कहेंगे बंसल साहब, क्यों जीडीपी चली गई? 2 करोड़ लोग डबल चले गए। दोहरी दूसरी बार जो है। 17 लाख लोग रजिस्टर्ड हुए। बलियावाल साहब रुक जाए, बलियावाल साहब रुक जाए, हम पूछते हैं। जिस तरीके से आपने सवाल उठाया, बंसल साहब क्या कहेंगे जिस तरीके से आज अर्थव्यवस्था की स्थिति गंभीर है? 1947 से पहले देश में एक ही पार्टी थी जी, और सभी देशभक्त उस झंडे के नीचे देश को आजादी के लिए काम कर रहे थे जी। उसमें अलग अलग तरह की सोच, लेकिन होने वाले हैं। बलियावाल साहब इनकी सुन लें, फिर मैं आप पे आता हूँ। कहिए बंसल साहब, कहिए। एक ही साथ देश को आजाद करवाना जी। लेकिन देश आजाद होने के बाद जब इस कांग्रेसी लोगों ने जी देशभक्ति की भावना से अलग होकर जी, मैं, मेरा परिवार, मेरा भाई, मेरा जवाई जी, इस रास्ते पे काम करना शुरू कर दिया, तो उसको असेस किया उस समय के देशभक्तों ने, गांधी जी ने असेस किया और उन्होंने ही कहा था पार्टी को तोड़ो। दूसरी बात, जिन के लोगों की बात करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं जी, ये तो गांधी की विचारधारा को भूल गए जी, ये तो लाला लाजपत राय जी की विचारधारा को भूल गए, ये सरदार पटेल की विचारधारा को भूल गए जी। अगर उनकी विचारधारा पे किसी ने काम किया है, वो संघ ने किया है जी, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है जी। आप देखिए 1970 के बाद इन्होंने ज्यादातर स्टेट ठेके पे दे रखी थी। कोई बोला बैठा मेरा है, तो बैठा कोई कुछ बांसल जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप गांधी परिवार पे क्वेश्चन कर रहे हैं, मोहन भागवत की जगह नहीं। बलियावाल साहब, बंसल साहब, जिस तरीके से आपने परिवारवाद की बात कही, क्या मेनका गांधी वरुण गांधी का परिवार नहीं है? क्या धूमल परिवार नहीं है? अनुराग ठाकुर परिवार के बाद जिस तरीके से आपने कही, क्या वो उसको परिवारवाद नहीं कहा जा सकता? सुनिए जी। मेनका गांधी जी हमारी पार्टी में आई, उनका बेटा अपने दम पे आगे आ गया। धूमल साहब के बेटे की आप राह की बात कर रहे हैं, देखिए उसकी वर्किंग देखिए ना। ये थोड़ा जवाहरलाल नेहरू जी शुरू होकर अभी अगर प्रियंका का कोई बच्चा आएगा, वो भी इस देश के प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होगा, ये तो कोई धारा नहीं ना देश की है जी। देखो पहले, अब हमारे नड्डा जी प्रधान है, उसके पहले शाह जी थे,
कोई एक प्रधान बताइए आप जिसका पिछोकड़ ऐसा हो। अडवाणी जी रहे हैं, जी। अटल जी रहे हैं, राजनाथ जी रहे हैं, सब लोग को एक भी प्रधान बताइए जिसका जी। पीछे बाप का कोई ऐसा पेरेंट्स का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो किसी तरह की, जी। पहले रहा हो। तो ये हमारा मुकाबला क्या करेंगे। जी। दूसरी बात, इन्होंने संघ पे उंगली उठाई है। जी। संघ ही ऐसा एक संगठन है जी। जिसने देश को जोड़ के रखा, जी। देश की संस्कृति को बचा के रखा, जी। देश में भाईचारे को बना के रखा। जी। जी। इन्होंने कहा ये एससी की बात करते, दलित की, आज देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को बनाने वाली कौन सी पार्टी है। जी। दूसरी बात, ये हमेशा भाजपा पे और संघ पे इल्जाम लगाते हैं हम एंटी माइनॉरिटीज हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति के पद पर किसने बैठाया था, जी। और दूसरी बार जब हम बैठाने लगे तो उसको रोका किसने था। जी। ये सुडो उसकी सेकुलरिज्म की बात करते हैं। इन्होंने देश को तोड़ा, इन्होंने दलित को बांटा, इन्होंने धर्म के तौर पर देश को बांटने की कोशिश जी। की। क्या बलियावाल साहब, ये 1970 के बात बाद जो बंसल साहब कह रहे हैं कि अब बांटने की राजनीति करती आई है कांग्रेस? बांटने की तो अभी सामने आई है इनकी बांटने की नीति, जी। जो सीए, एनपीआर बिल, एनआरसी लेके आ रहे हैं, जी। उसमें किसको बांट रहे हैं ये? जी। देश के लोगों को बांटने का काम करने का जो धर्म है वो ये निभा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र है। अभी इन्हें मैं बता देता हूँ, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, जी। जब आयुष मंत्री की एक मीटिंग चल रही थी, उसमें एक सेक्रेटरी लेवल के आदमी ने, जो एमपीस बैठे थे, जी। उन्हें जी। ये कहकर बाहर निकाल दिया कि जो नॉन हिंदी भाषी हैं वो निकल जाएं जी। जी। मीटिंग से। बिल्कुल। ऐसे तो हालात हो गए। ये हिंदी भाषी सूबा बनाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इसके टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। ये लोग, वो टुकड़े टुकड़े गैंग के जो लोग हैं, जी। वो ये लोग हैं। ये देश को बांटने की नीति, हिंदू मुसलमान की नीति घड़ के आपस में लड़ाई कराकर ये अपनी सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। अब देश का युवा और जी। देश के सभी लोग जागरूक हो चुके हैं, और आने वाले टाइम में जितनी भी इलेक्शन आएंगी जी। इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, ये आप देख लेना। बंसल साहब क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आज जब सुरजेवाला साहब ने भी जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की? जी। गरेवाल साहब ने दो बातें की हैं। जी। पहली बात उन्होंने सीएए तोड़ने वाली बात है। जी। मेरा गरेवाल साहब से एक सवाल है, जी। क्या अफगानिस्तान में, जी। पाकिस्तान में और बांग्लादेश में जी। जिन हिंदू भाई बहनों की जी। और सिख बहनों और भाइयों की जी। वहाँ बेइज्जती हो रही है, उनको धर्म परिवर्तन के लिए दुखी किया जा रहा है, उनकी हत्या ही हो रही है, जी। उनकी छोटी छोटी बच्चियों का किडनैप हो रहा है, जी। क्या ऐसे लोगों को नागरिकता देना, क्या वो देश तोड़ने वाली बात है? नंबर एक सवाल। दूसरा सवाल, क्या वो चाहते हैं उनको नागरिकता ना दे? उसका जवाब देंगे, दोनों बातों का। जी। दीजिए जवाब दीजिए बलियावाल साहब। सीएए और एनसीआर के मुद्दे पे आपने कितने हिंदुस्तानियों की जान ले ली? जो मुसलमान यहाँ पे मारे गए, क्या वो हिंदुस्तानी थे? नहीं, एक गैर मुल्की लोग, जो चाहे वो पाकिस्तान के, अफगानिस्तान से हैं, चाहे किसी भी देश से हैं, उन्होंने अपने टाइम पे उस देश को चुना था। 1947 या उससे पहले या बाद में उन्होंने वहां पे रहना चुना था। यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया? कितने लोग मारे गए दिल्ली हिंसा में? कितने लोग मारे गए यूपी में हिंसा में? क्या वो हिंदुस्तानी नहीं थे? खून पे राजनीति करना। असम में कितने लोग मारे गए हैं? देश के राष्ट्रपति जो रहे उनके परिवार को इन्होंने देशद्रोही बता दिया, उसे एनसीआर की लिस्ट से, एनपीआर की लिस्ट में आउट कर दिया। ये ऐसी नीति वाले लोग हैं, इनकी मानसिकता इनकी उस चीज से झलकती है कि ये देश को तोड़ना चाहते हैं। हिंदी भाषी हिंदुस्तान को हिंदी भाषी मुल्क बनाना चाहते हैं, उसके बाद तो टूटेगा। टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, ये तोड़ना चाहते हैं। जोड़ने की राजनीति इन्होंने सीखी नहीं। बलियावाल साहब, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है क्या? है क्या ये टुकड़े टुकड़े गैंग? ये कांग्रेस के द्वारा बनाया हुआ एक गैंग है। नहीं, प्रीतपाल साहब तो आप पे बंसल साहब, प्रीतपाल साहब तो आपको कह रहे हैं कि भाजपा ने बनाया है। पहले ये स्पष्ट कर ले, आज यही बता दे बलियावाल साहब। इन्होंने तो, बंसल साहब ने तो कह दिया कि कांग्रेस के द्वारा बनाया वो गैंग है, आप इन्हें बता रहे हैं। बंसल साहब, बलियावाल साहब सुन लीजिए, आप पे आता हूँ। बंसल साहब पूरी कीजिए अपनी बात। ऐसा है, देखो मेरी बात सुनिए जी। देखो, मैं सिंपल दो सवाल किए थे मैंने गरेवाल साहब से, दोनों का मुझे जवाब नहीं आया जी। ठीक है ना। दूसरी बात, इन्होंने कहा भी यूपी में दंगे हुए, दिल्ली में हुए, असम में हुए। जहां जहां दंगे हुए
आपके सामने आ गया, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ हो रहा है। जी देश चाइना पे बॉर्डर पे डोकलाम पे लड़ाई लड़ रहे थे और जी इनके लीडर जाके उनसे संधि कर रहे थे, जी उनसे मुलाकातें कर रहे थे, जी उनसे जाके आज तक कभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है भी कभी ऐसा हुआ भी दो देशों की पार्टियां आपस में मेमोरेंडम साइन करें। जी। ये देश को तोड़ने वाले ये जो टुकड़े लेकिन टुकड़े तोड़ने गैंग की है, बातें तो आप करते हैं, लेकिन ये टुकड़े टुकड़े गैंग है क्या? आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला वही है। कांग्रेस वाले प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाजपा की है और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की। आखिर ये है क्या? देखिए 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 370 धारा तोड़कर हमने जी जम्मू कश्मीर को भारत के का 3 टुकड़े अभिन्न कर अंग बना दिए। दिया। जी तो ये टुकड़े टुकड़े हमें जोड़ रहे हैं जी। और जो है वो टुकड़ा जोड़ना है जी और जो चाइना में पड़ा है वो जोड़ना है। इस अच्छा। तरह नहीं है कि देश को बिखरा दें। अच्छा, ये आपकी अकॉर्डिंग ये टुकड़े टुकड़े गैंग की परिभाषा भाजपा की ओर से होगी। प्रीतपाल साहब, आप कैसे परिभाषित करेंगे टुकड़े टुकड़े गैंग को? मेरी बात ये है कि इन्होंने जम्मू कश्मीर के एग्जांपल दिया, जोड़ा है कि उसे 3 हिस्सों में बांट दिया कि उसके 3 टुकड़े कर दिए अलग अलग यूटी बनाकर। जी एक सूबा था, उसके 3 टुकड़े मतलब आपने कर फिर तो दिए। आपने गलवान उत्तराखंड ले के गया, भी टुकड़े किए, गलवान ले गया उत्तराखंड चाइना, आपके टाइम में बना, हमारे हरियाणा आपके टाइम में बना, 21 हिमाचल शहीद हो गए। टुकड़े आपने कोई किए। प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते, वो हमने कहते हैं हमारे देश की तो कोई हिस्सा लिया ही नहीं। एक एक करके, राज्यभक्त अगर हो आप एक एक लोग, करके तो मुझे- बोलेंगे, आप दोनों से निवेदन है, अगर एक एक करके बोलेंगे तो मुझे भी समझ आ जाएगा, दर्शकों को भी समझ आ जाएगा। बंसल साहब, गरिया साहब पहले बोलेंगे, बोले गरिया साहब। प्रीतपाल साहब, आप बात पूरी कीजिए। मैं वही बात कर रहा हूँ जी। कि 3 टुकड़े तो जम्मू कश्मीर के करते हैं, वहां से टुकड़े टुकड़े गैंग की शुरुआत हो जी। गई। उसके बाद हिंदी भाषी सूबा है, कल तमिलनाडु केरला के एमपीज बैठे थे, उन्हें मीटिंग से बाहर निकालने का बोल दिया कि आपको हिंदी नहीं आती इसीलिए आप मीटिंग का हिस्सा नहीं बन पाओगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक सेक्रेटरी बोल रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो इसका समझे क्या? जैसे अमित शाह ने बोला था कि हिंदू राष्ट्र, 1 नेशन 1 लैंग्वेज की बात, जी, तो जी। वो 1 नेशन 1 लैंग्वेज कहाँ कहाँ बनेगी? जहाँ पे हिंदी बोलते इलाके होंगे, जैसे जी। पंजाब बोलते इलाकों की मांग हम करते आए हैं पहले भी, वो हिंदी भाषी बोलते इलाकों को अलग कर देंगे, फिर तमिल बोलने वाले अलग हो जाएंगे, आंध्रा वाले अलग हो जाएंगे, केरला वाले अलग हो जाएंगे, क्योंकि बहुभाषी सूबा है, बहुभाषी देश है हिंदुस्तान। तो जी। ये टुकड़े टुकड़े गैंग की आदत। ये गलवान की बात कर रहे थे, अभी डोकलाम पहुंच के, मैं गलवान की बात कर रहा हूँ। 21 हमारे शहीद हो गए, तो जी। वो क्या कर लिया मोदी जी ने? कहाँ गया 56 इंच का ही सीमा? वो तो कहते हैं हमारी देश पे कोई आए घुसपैठ ना, ही वहां नहीं पे हुई। घूम के आए, तो राजनाथ सिंह भी जाके आए। वो घूम फिर के आ गए, तो देश पर घूम फिरने के बाद क्या मिला? आगे कहते थे एक सिर काटोगे 2 लेकर आएंगे, यहाँ पे तो 21 जाने चली कि 1 भी लेकर आए। ये तो बात बताएं, कौन सी नीति है राष्ट्रभक्ति? ये राष्ट्रभक्ति नहीं है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये टुकड़े टुकड़े हिंदुस्तान के करना चाहते हैं। एक ही नीति है, हिंदू मुसलमान करा के देश को तोड़ना चाहते हैं। ये कहते हैं कि उन्हें नागरिकता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। मैं ये पूछता हूँ, जिस चीज से, जिस कानून से देश में हिंसा बढ़ती है, उस कानून को लाने का क्या मतलब जी? जिससे आज से 500 लोग मर गए, तो उनका कौन मौत का जिम्मेदार है? बीजेपी वाले जिम्मेदार हैं? बताइए बंसल साहब, कौन जिम्मेवार है उन मौतों का जो मौतें हुई हैं उस दौरान? देखिए सुनिए जी। जेएनयू में जी। जो नारे लगाते थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं नहीं, तेरे बात सुनिए, बात अरे, और सुनिए, कहिए प्रीतपाल साहब सुन लेते हैं, बंसल साहब की सुन लेते हैं। कहिए बंसल साहब। अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं जी। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जी। ऐसे नारे लगाने और लगवाने वाले को जी इन्होंने अपने लीडर बना दिया। तो प्रीतपाल साहब, इन्हें भी याद दिलाने कि अनुराग ठाकुर की क्या जुबान फिसली थी लोकसभा चुनाव के दौरान। मुझे ये बता दें, अफजल वाले नारे लगाने वाला एक भी आदमी हमारी कांग्रेस पार्टी में? ठाकुर ने जो लोग देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जेएनयू में जो कुछ हुआ, क्या वो कांग्रेस से संबंधित थे? क्या वो कांग्रेस से संबंधित है? प्रीतपाल साहब, आप ही बता दीजिए। बंसल साहब, इनसे पूछ लेते हैं, आपने इन पर सवाल उठाया है, कांग्रेस से ही पूछ लेते हैं कि क्या वो जेएनयू वाले जिन्होंने आवाज उठाई, जो अवाम के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ नारेबाजी की, बताइए प्रीतपाल साहब, कौन सी पार्टी से संबंधित थे? मुझे एक आदमी जी, कांग्रेस पार्टी का आदमी बता दीजिए, जो कहेंगे वो करेंगे हम। जी, एक आदमी का नाम बताइए बंसल साहब, एक का नाम बता दीजिए। शाहीन बाग से लेके प्रीतपाल साहब सुन लेते हैं, सवाल उठाया है, अब जिस तरीके से आपने कहा, इनसे भी सुन लेते हैं, नाम बताएंगे ये। पटेल कौन है? बताइए। पटेल ने नारे नहीं लगाए?
कौन सा? पटेल गुजरात में तो कौन आपका पटेल? प्रधान है। नहीं, बात तो जेएनयू की कौन हो रही पटेल? है। नहीं सुनिए ना, नारे तो उसने लगवाए थे ना। नहीं, बात कौन बात पटेल? जेएनयू की हो रही है, सुनिए, कहाँ नहीं। गुजरात आप पहुंचे, ठीक है। नहीं, बहरहाल आप प्रवीण बंसल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रीतपाल बलियावाल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने अब कीमती वक्त दिया, अपने साथ हमारे साथ यहाँ एएनबी न्यूज पर अपने विचार साझा किए। लेकिन पिक्चर अभी भी जारी है कि 6 महीने बाद क्या होगा। क्या फिर से सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिलेगी जिस तरीके से वर्तमान मिली है? और अब इस डिबेट में यूं ही चर्चा एक बार फिर से करेंगे, क्योंकि यह मसला अभी पता नहीं कितने महीने, कितने दिनों, कितने घंटे जारी रहेगा, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।